जैसा साथ में इंट्रोड्यूस किया अहमद साहब और अब्दुल साहब की तरफ से मुझे जो मौका मिला है, मेरा जो लाइफ का एक्सपीरियंस है फिटनेस इंस्ट्रक्टर और डाइट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का जो भी मैंने पढ़ाई की है, उसके जानिब से जो कुछ हो सकता है नॉलेज मैं अपने आप को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ में। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अब्दुल साहब और अहमद साहब का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपको मेरा नॉलेज शेयर करने के लिए। शुरुआत करने से पहले जिस चीज पर मुझे बात करनी है वो है फिजिकल फिटनेस। हम फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करना है। बेशक मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस देने में ज्यादा अल्लाह ताला की है, लेकिन उसको किस तरह से फिजिकल फिटनेस को किस तरह से अच्छी तरह से अपने आप को बनाए रखना आज की तारीख तो बहुत बड़ा चैलेंज है। आप मानते हैं इस बात को? तो मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को फिटनेस चाहिए आज की तारीख में? और अब जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया? प्लीज एक बार हाथ ऊपर कीजिए, पूरा हाथ ऊपर। ठीक है, सबको फिटनेस चाहिए। इलनेस किसको चाहिए, मतलब बीमारी किसको चाहिए, कमजोरी किसी को नहीं चाहिए। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि फिटनेस का मतलब, तंदुरुस्ती का मतलब अपनी जानिब से कोई बता सकता है कि फिटनेस का मतलब ये होना चाहिए? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि फिटनेस का मतलब आपके जानिब से क्या है? प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रॉपर स्लीप। साहब आपका नाम? मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर साहब ने कहा कि प्रॉपर डाइजेशन एंड प्रॉपर स्लीप। बेशक। और इलनेस फ्री। आपका नाम? मुस्ताक साहब ने कहा कि इलनेस फ्री बॉडी। और कोई अपना नाम बता के जवाब दीजिए प्लीज। और कोई बता सकता है? सुकून की नींद। बेशक, सुकून की नींद। और कोई? गुड पोस्चर। हैविंग अ गुड पोस्चर। और कोई? जी, 4 को 54 एक्टिव। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ पता है? मेरे को सिर्फ मेरे तरफ से नहीं बोलना है, मेरे को आप लोगों की तरफ से भी ना सवाल पूछना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं मेरे तरफ से मैं बोलूंगा तो वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो आई वांट कि इंटरेक्शन, मतलब आप लोगों के साथ भी मेरा इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक सबको हो सकता है कि किसी के सवाल है, लेकिन उसका जवाब जो रहेगा मेरे तरफ से वो दूसरों को भी फायदेमंद हो। तो दिल में कुछ है सवाल फिटनेस से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए, क्योंकि ये मौका रोज रोज नहीं मिलता है। गुड गुड इम्यून सिस्टम। और फ्लेक्सिबिलिटी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अहमद सर और अब्दुल सर इन दोनों से कि आप लोगों ने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अटेंड किया है मेरा, तो इन लोगों से मेरे को पूछना है जी। और कोई बता सकता है? देखो मेरे को इंटरेक्शन चाहिए आप लोगों से। साहब आप पीछे बैठे हैं, आप जिम भी आए थे? जिम करना, वर्जिश करना। जिम करना, वर्जिश करना, ऐसा कोई सुना है कि वो जिम और वर्जिश करे तो फिट हो सकता है? पुराने जमाने में लोग फिट थे, है ना? मैं आपको आपकी जवाब से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बेशक इस चीजों के लिए फिटनेस पाने के लिए जिम आ रहे हैं लोग, लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं उन लोगों का क्या? गुड डाइट। अच्छा, गुड डाइट की जानिब से किन लोगों की डाइट अच्छी रहती है और किन लोगों की बुरी रहती है, बता सकते हैं? डाइट मतलब क्या? वो पार्ट आएगा। डाइट मतलब क्या? वो पार्ट आएगा अपना कम खाने वाला। कम खाने वाला। वॉकिंग करना और वॉकिंग करना और जी खुश रहना। एक सेकेंड, एक सेकेंड।
एक सेकेंड, सवाल था कि फिटनेस का मतलब क्या है, तो बहुत जनों ने जवाब दिया। और भी कुछ देना चाहेंगे? सब लोग खुल के अपने अपने जानिब से है ना कुछ स्ट्रेस फ्री रहना। सर ने कहा फ्लेक्सिबिलिटी रहना, आपने कहा कि डाइजेस्ट जो भी खाते हैं वो हजम हो। हेल्दी बॉडी माइंड राइट सोल। जी आप बताइए। हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा पॉजिटिव खाने पीने का और सोने का पंक्चुअलिटी के अंदर टाइम सही रहना चाहिए। बेशक तंदुरुस्त रहना। जैसे साहब ने कहा कि हमेशा पॉजिटिव सोचना, तो दिमाग और सेहत जो है, दिमाग जो है मेंटली हेल्थ रहने के लिए हमारे अमाल भी जो है, हमारे दीन की तालीम अगर रहेगी तो मेंटली हेल्थ मिलेगी। लेकिन तंदुरुस्ती इसके लिए हमें अपनी खुद की फिक्र करना। जैसे हमारी दिमाग की हालत को भी ठीक रखने के लिए बेशक हमें खुद मेहनत करनी है, जो हमारा दीन कहता है उसके साथ में रहेंगे तो दिमाग की हालत रहेगी। लेकिन जिस्मानी हालत को ठीक रखने के लिए आज के तारीख में नमाज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हर एक को 5 वक्त की नमाज नहीं अदा कर रहा है। तो सबसे पहले उसकी फिक्र करना है कि 5 वक्त की नमाज भी अगर अदा करते हैं तो जिस्मानी हमारी जो तंदुरुस्ती है वो फिट रह सकती है। उसको कैसे फिट रह सकती है उसको मैं प्रूव करके बताऊंगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोगों को कुछ इलनेस मतलब जो भी कमजोरी है उसको उसके ऊपर बीट करना, उस चीज को बीट करना और उसके ऊपर हावी होना, बीमारियों को अपने आप पे हावी नहीं होने देने के लिए हमें तंदुरुस्त रहना है, जिसमें सारी चीजें आएंगी। इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति जिसको हम बोलते हैं, फिर जो भी खाते हैं उसको हजम होना भी है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीना, फ्लेक्सिबिलिटी रहना, ये सारी चीजें। लेकिन अभी भी मुझे जो मैंने सवाल किया था कि फिटनेस का सही मायने में जवाब अभी भी तलाश रहा हूँ। साहब फिजिकल एंड मेंटल बोथ शुड गो इन हैंड इन हैंड, दोनों साथ में चलें। बोथ शुड बी गो हैंड इन हैंड। किसी बच्चे की तरह फुर्तीला होना चाहिए, चलना, भागना, कूदना, सोचना, एक्टिव रहना, ना बैठना, सब कुछ एक बच्चे की मानी होना चाहिए। माशाल्लाह। साहब आपका नाम जान सकता हूँ मैं? अब्दुल अजीज साहब, शुक्रिया अब्दुल अजीज साहब। आपने जो भी जवाब दिया है, मेरी तरफ से जो जवाब आना है उसका 99% जवाब साहब ने दे दिया। तो एक सबकी तरफ से एक तालियां मैं चाहूंगा सर की। मेरी तरफ से मैं फिटनेस का जो हमने पढ़ा है और जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके जानिब से मैं बता रहा हूँ कि फिटनेस का सही मायना जो है, जैसे मैंने कहा कि साहब ने तो 99% पूरा जो मुझे चाहिए जवाब वो मिल गया। फिटनेस का हमारी इंडस्ट्री में जो सही जवाब ये है कि जो भी हम दिन भर में काम कर रहे हैं, जो भी लाइफस्टाइल में हम हैं, हर एक जन अलग अलग है। कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिफरेंट इंडस्ट्री में डिफरेंट कामों में मशगूल है। तो दिन भर में जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं लाइफस्टाइल एक्टिविटीज। Whatever activities we are going to perform in whole day in our lifestyle, that activity has to be performed without difficulty, without any disturbance, and having this ability in ourselves called as a fitness। मतलब क्या है कि हम जो भी दिन में काम करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, खड़े रह के पढ़ रहे हैं, बेशक बहुत बेहतर है, आर्किटेक्चर है, बैंक में जॉब करने वाला है, बैठ के काम करने वाला है, किसी को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे शहर से तीसरे शहर जाना रहता है, कोई बैंक में ही बैठ के बहुत देर काम करता है, या ट्रैवलिंग में बहुत देर बैठ के चलना पड़ता है, उसको सफर करना पड़ता है, किसी को बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, कोई इंजीनियर है, कोई अपना खुद का ही शॉप मेंटेन करता है, किसी का है। तो दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, दिन भर में जो भी काम करते हैं वो हमारे दिन के खुद के काम है। उन कामों को सही तरीके से अदा करने की ताकत अपने आप में, काबिलियत अपने आप में होना मतलब फिटनेस है। मानते हैं इस बात को, इस जवाब को कि फिटनेस का सही मायना यही होना चाहिए।
फिर ये जो चीजें हैं ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि साहब ने कहा कि एक छोटा बच्चा जो हर चीज कर सकता है, अब हम कर सकते हैं इस एज में। मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा है, जस्ट बॉर्न बच्चा रहता है, जो खेलते खेलते अपने पैर का अंगूठा मुंह में लेता है, पैर का अंगूठा ले पाते हैं हम लोग? किसी ने किया है प्रैक्टिस कभी? पैर का अंगूठा चार के भी आप करने की कोशिश करोगे, मुंह में ले सकते हैं? आपने देखा है बच्चों को कि गंवारे में जो बच्चा पैदा हुआ रहता है उसको डालते हैं तो अपना पैर का अंगूठा मुंह में ले सकता है, थोड़ा बड़ा हो गया, कितना उछल उछल करता है बच्चा, और इधर से जम के उधर से जम के वो जो भी काम करते हैं वो कोई दिक्कत नहीं आती, डिस्टर्बेंस नहीं आती। उसी तरह अपना फिटनेस हमारे में बरकरार रखने के लिए जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें चैलेंजेस आने लगते हैं। आज हालात ऐसे है कि बचपन में गटर में बॉल भी जाता था तो बच्चे निकाल के शर्ट को ही पोंछ के नीचे ऐसा 3-4 टप्पे फेंक के फिर वापस से क्रिकेट खेलते हैं। आज ऐसी हालत है कि लिफ्ट में अगर जा रहे हैं तो बटन को छूने के लिए हम डर रहे हैं कि पिन से ये करे। ऐसे हालात है कि कोरोना वायरस है, ये है वो है। पहले इतने इससे बदतर हालात होते थे फिर भी हम जल्दी हमारी इम्यूनिटी डगमगा नहीं करती थी। तो बेशक इसके लिए दिमाग की फिटनेस जो होता है, मेंटली फिटनेस भी जरूरी है कि आज टीवी चालू करते ही, न्यूज वगैरह चालू करते ही डराने की ज्यादा कोशिश होती है। लेकिन इन सारी डराने की चीजों में एक इंडस्ट्री है जो लोगों को डराती नहीं है, वो लोगों को इंस्पायर करती है, वो है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रियां हैं जो लोगों को डराते हैं, कुछ जीनियस डॉक्टर्स हैं जो लोगों को डराते हैं, उनको हौसला बढ़ा करके सबसे बड़ी बात जो है आपको बीमारी से लड़ने की जो ताकत बढ़ेगी आपका हौसला है। और ये हौसला बढ़ाने का जो काम करते हैं वो लोग मैक्सिमम आपको फिटनेस इंडस्ट्री में मिलेंगे। आपको बोलेंगे कि नहीं सर आप कीजिए, हम हैं आपके साथ में, आप एक्सरसाइज कीजिए। कुछ जीनियस डॉक्टर्स हैं वो आपको डराएंगे नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसे छोटे मोटे मतलब प्लेसिबो इफेक्ट एक नाम चीज रहती है साइंस में। प्लेसिबो इफेक्ट जानते हैं सब क्या रहता है? प्लेसिबो मतलब और एक एग्जांपल के जरिए समझा सकता हूँ। अगर कोई पेशेंट कोई आया है लेकर तो मुझे पता है कि इसका सर दर्द नहीं हो रहा है, जस्ट तो मैं उसको मेंटली ट्रीट करूंगा, मैं उसको इंजेक्शन चढ़ा दूंगा डिस्टिल वाटर का, तो इट विल एक्ट एज अ प्लेसिबो, उसको लगेगा मैंने दवाई दी है उसको। बेशक अगर तकलीफ है तो भी अगर सामने वाले को अगर उसको हौसला देंगे और उसको अगर प्रैक्टिस कराएंगे कि नहीं इसको इग्नोर करो और तुम ये करो, तो उस पर आप आपकी तकलीफों को आप बीट कर सकते हैं। तो फिटनेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? फिटनेस पाने के लिए जो जो चीजें करनी वो चीजें ही फिटनेस के ऊपर डिपेंड करती है। फिटनेस के ऊपर 5 चीजें डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट है फिटनेस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो हार्ट है। मैक्सिमम लोग सुन रहे हैं आज के तारीख में कि हार्ट अटैक आया, इसको हार्ट अटैक आया, फर्स्ट हार्ट अटैक आया, सेकंड हार्ट अटैक आने से पहले इंतकाल हुआ, सेकंड हार्ट अटैक में इंतकाल हुआ, फर्स्ट हार्ट अटैक में इंतकाल। सुन रहे हैं आज की तारीख में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, आज की तारीख में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो फिटनेस 5 चीजों पे जो डिपेंड करता है, उसमें फर्स्ट फैक्टर है कार्डियोवैस्कुलर एड्रेस। हमारा हार्ट, हमारे फेफड़े और हमारी जो ब्लड को सर्कुलेशन करने वाली जो पाइपलाइन रहती है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। हार्ट और फेफड़े और ब्लड की सप्लाई करने जो पाइपलाइन है ब्लड वेसल्स, उसमें आर्टरीज है, वेन्स और कैपिलरीज है। इनका काम करने का जो तरीका है उसको अगर इजाफा करते हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर फिट हो जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एड्रेस के नाम से फिट होते हैं। अब उसको फिट कैसे किया जा सकता है? कार्डियोवैस्कुलर एड्रेस को डेवलप करने के लिए कोई भी छोटी सी एक्टिविटी कम इंटेंसिटी की क्यों ना हो, जैसे कि आप साइकिलिंग है या वॉकिंग है या जॉगिंग है। जॉगिंग मतलब वॉक करना, मतलब चलना और दौड़ने के बीच का जो स्पीड रहता है उसको जॉगिंग कहते हैं। तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसको लगातार 3 मिनट तक अगर आप कर पाते हैं एक ही इंटेंसिटी से लगातार कर 3, फिर वो स्विमिंग भी हो सकता है या आप स्कीपिंग भी कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं,
तो अगर 3 मिनट तक लगातार अगर वो एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में फिट हैं फिटनेस इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन 3 मिनट के अंदर वो एक्टिविटी करने से आप रुक जाते हैं। मान लीजिए कि स्टेपर्स है, स्टेप चढ़ना है, 3 मिनट तक अगर स्टेप चढ़ के उतरना नहीं कर पाते तो आप फेल है। तो अब इसको इजाफा कैसे करें, तो उसकी प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करके नहीं चलेगा। अब तक लोग बोलते थे कि फिट होना है तो आपको ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज, फिट होके नहीं चलता है। फिटनेस उस एक्सरसाइज करने के आपकी लाइफ में आपने सुना होगा कि एक्सरसाइज करने वाला इंसान भी हार्ट अटैक आके मर रहा है, इसकी नींद नहीं है पूरी, रेस्टलेस है। कोलेस्ट्रॉल हर एक जन लेके चलता है आज की तारीख में, बैड कोलेस्ट्रॉल। उसको रिड्यूस करने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं चलता है, तो हमें कुछ ऐसी चीजें खानी पड़ती है जो आपका हार्ट के हेल्थ को मजबूत रखे। मेरे पास अभी डेमो दिखाने के लिए ओमेगा 3 फिश ऑयल नहीं है, मैं चाहता था कि यहाँ पे एक डेमो दिखा दूं। मार्केट में ओमेगा 3 फिश ऑयल मिलते हैं, पता है आपको? कितने जनों को पता है ओमेगा 3 फिश ऑयल? सुना है किसी ने? कॉड लिवर ऑयल वगैरह सुना होगा, कॉड लिवर ऑयल 7C सी कॉड के। आपको बताऊं कि कुछ नहीं काम करता है, नाम के लिए ओमेगा 3 है, लेकिन उसकी जो EPA वैल्यू और DHA वैल्यू जो होनी चाहिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। कुछ जीवन ब्रांड्स हैं जिसको आप कोलेस्ट्रॉल अगर इजीली अगर मिल सकता है, कोलेस्ट्रॉल ऐसे ही कहीं मिल नहीं पाएगा, अगर मिलता है तो बेहतर है, नहीं मिलता है तो थर्माकोल, थर्माकोल पता है सब लोग जानते हैं, थर्माकोल को अपने हाथ पे रखिए, छोटा सा थर्माकोल का टुकड़ा, और ओमेगा 3 को पंक्चर करके आपके हाथों पे रखते हैं, थर्माकोल पे डालते हैं, तो थर्माकोल पूरा मेल्ट होना चाहिए आपके हाथ में, तो समझना कि वो इफेक्टिवली काम करता है। ओमेगा 3 फिश ऑयल है मार्केट में, कुछ ब्रांड जैसे क्लोरोपोलिक है, बिफ्लेक्स है, एमवे, हर्बालाइफ वगैरह के हैं, लेकिन हर्बालाइफ एमवे मल्टीलेवल मार्केटिंग करने की वजह से उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। अब क्लोरोपोलिक न्यूट्रिशंस करके कंपनी है, बिफ्लेक्स कंपनी है, इंडियन पब्लिक को पॉकेट पे अफोर्ड करेंगे, इसके कॉस्ट में वो फिश ऑयल मिलते हैं। आप उसकी एक गोली लो, इधर 7C सी कॉड की 100 गोलियां लो, 100 गोलियां लेके भी कुछ नहीं काम होगा, वो एक गोली से होता है। वो बेसिकली काम करता है कि कार्डियो हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, जॉइंट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो सिर्फ एक्सरसाइज करके नहीं चलेगा, तो एक्सरसाइज के साथ साथ ओमेगा 3 न्यूट्रिशन, और वो भी अच्छे कंपनी का खा के आप कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। वो एक फिटनेस का पार्ट है। फिटनेस के 5 फैक्टर्स है, जिसमें से एक फैक्टर आप अचीव कर सकते हैं, कार्डियो हेल्थ। कार्डियो हेल्थ मतलब आपके फेफड़ों की, आपके दिल की और दिल से निकलने वाली नसों की अच्छे से काम करने की कैपेसिटी, इसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। सेकंड फिटनेस का फैक्टर है, फिटनेस जिस फैक्ट पे डिपेंड करता है वो है मस्कुलर एंड्योरेंस। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि आपने आजमाया भी होगा अपने आप में कि बहुत दिनों के बाद अगर स्विमिंग करने उतरे तो पानी के बीच में क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो है कभी किसी को पैर में गोला आ रहा है, या फिर बहुत चलने लगे तो अचानक पैर में क्रैम्प्स आने लगे, वो है किसी को ऐसे? किसी ने मैराथन अटेंड किया है, मैराथन रन वगैरह? नहीं, मैराथन की किसी ने नहीं अटेंड किया, मैराथन वॉक रन वगैरह नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने कभी ऐसा मौका आया कि बहुत देर तक चलना पड़ा है, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने की नौबत आई? कभी हुआ है आपको ऐसा कि चलते चलते थोड़ा सा चलने में ताकत है लेकिन है ना पैर में गोले आ रहे हैं? नहीं, तो बेशक आपका मस्कुलर एंड्योरेंस उसके काबिल है। कुछ लोगों को एक शिकायत रहती है कि हम कुछ काम कर रहे हैं तो क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉडी में, अचानक से वरट कुछ तो यहाँ पे वरट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं कि मस्कुलर एंड्योरेंस कम होना। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब हम जो भी काम करते हैं, उठकर बैठते हैं या कोई चीज को ढकेलते हैं, तो हमारे बॉडी में ये मूवमेंट्स होने के लिए मसल का कुछ जगह पे कॉन्ट्रैक्शन और कुछ जगह पे एक्सपेंशन होना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट होना मसल और लेंथ होना, ये होना जरूरी है कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एक्टिविटी फिर आपकी चलते वक्त हो, दौड़ते वक्त हो, स्विमिंग करते वक्त हो, हर कामों में होते हुए। तो मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब क्या? एक ही काम लगातार बार बार करते वक्त आपको अगर कोई चैलेंज आ रहा है, पैरों में
क्रैम्प्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसको बीट करने का आपको उस चीज के ऊपर आपको फोकस करके उसका एक्सरसाइज करना है, उसकी स्ट्रेचिंग करना है, और साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स वाली चीजें पीनी पड़ती है। नारियल पानी, नींबू और काला नमक जो रहता है इसका नींबू पानी, ये आपको न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम करेगा। और उस मसल्स को अगर वही चीज के लिए अगर करना है तो ट्रेन करने के लिए उस चीज की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये वो सेकंड फैक्टर मस्कुलर एंड्योरेंस, पहला था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और सेकंड मस्कुलर। तीसरा जो चीज है आपके बदन में एक ताकत भी बना, आपकी हड्डियों की, आपकी मसल्स की, जिसको हम गोश्त कहते हैं, हड्डियों की, मसल्स की, लिगामेंट्स, जो गोश्त और हड्डियों को जोड़ने वाला जो पार्ट रहता है, नसें जो रहती है, हम नसें बोलते हैं उसको, एक्चुअली नसें नहीं, उसको लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज का मैक्सिमम स्ट्रेंथ से शॉर्ट और लेंथ होने की कैपेसिटी, मतलब मसल और स्केलेटन का स्ट्रेंथ कहा जाता है। हड्डी का और गोश्त का मैक्सिमम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होने की कैपेसिटी को मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ कहते हैं। इस चीज को हासिल करने के लिए अच्छा प्रोटीन वाला खाना खाना पड़ता है, अच्छा कैल्शियम वाला खाना भी चाहिए, और साथ साथ ये वो खाने की डाइट की तरफ से एक्सरसाइज के तौर पे आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस जो रहते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स, वजन उठक बैठक, वजन लेके उठक बैठक करना, वजन उठा के रखना, डेडलिफ्ट वगैरह रहते हैं, ये कंपाउंड मूवमेंट की एक्सरसाइजेस जितना करते जाएंगे हमारे बदन में हड्डियों का और गोश्त का काम करने का तरीका इजाफा होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। वेट ट्रेनिंग करते हैं इसको। चौथा फैक्टर है लचीलापन होना, फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ लोगों ने देखा है कि 40-45 की उम्र के बाद में कुछ लोगों का हाथ पूरी तरह से ऊपर नहीं उठता है, फ्रोजन शोल्डर देखा है। कुछ लोगों को सीधी तरह से रुकू अदा करने में दिक्कत आती है, कमर में फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है। कुछ लोगों को सजदे में जाते हुए घुटनों में तकलीफ होती है। उठकर इंडियन स्टाइल में टॉयलेट बहुत कम लोग बैठते हैं आज के तारीख में, मैक्सिमम लोग वेस्टर्न कमोड का यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे वजह कि उस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं हो रही। कितने जन इंडियन स्टाइल में टॉयलेट यूज करते हैं? सब जन करते हैं। अब देखिए मेरे पास कुछ यंग बच्चे आते हैं जिनकी उम्र टीन एज, मतलब 18 साल के अंदर के ही है, अभी भी 19 एज तक के ही है बच्चे। वो लोगों को ढंग से नीचे बैठने नहीं आता, स्क्वाट करो या इंडियन स्टाइल में, सर हमारे घर पे वेस्टर्न कमोड है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। बड़े हिप्स, घुटनों में से फोल्ड नहीं हो सकते हैं। मतलब मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व, कितने लोगों ने देखा है कि अपने पैर का अंगूठा बच्चा जो है खेलते खेलते अपने मुंह में ले पाता है। जैसे हम बड़े होते रहते हैं अपने बदन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, स्ट्रेंथ कम होने लगती है। एंडुरेंस, बच्चा कितना भागता है दौड़ता है उतना आज की तारीख में हम भागेंगे तो हमारे को जल्दी थकावट आती है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर चैलेंजेस आने लगते हैं। हार्ट को हम ढंग से ट्रेन नहीं कर पा रहे, हार्ट और लंग को काम करने के लिए, तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग ट्रेन करते हैं जिम्स वगैरह। वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी एक फिटनेस का पार्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पार्ट नहीं है। लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा करो, स्ट्रेचिंग करो। हमारी जो नमाज है, नमाज को सही तरीके से, सुन्नत तरीके से अगर रुकू करते हैं, उसके फॉर्म्स और टेक्निक रहते हैं उसके भी, कि किस तरह से हिप से लेके हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच मिलेगा अगर सही तरीके से रुकू में जाता है। खड़े रह के नमाज बहुत जब कम आना करता है। आप सिर्फ सही तरीके से अगर रुकू ही कर पाते हैं तो आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग, हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स का पूरा प्रॉपर स्ट्रेच मिलता है, लचीलापन बढ़ने में इजाफा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब है कि आपका जो भी बॉडी का ज्वाइंट है, फिर शोल्डर ज्वाइंट हो या कमर का ज्वाइंट हो या घुटनों का ज्वाइंट हो या हिप्स का ज्वाइंट हो, इन हर ज्वाइंट की उसकी जो रेंज है, उसकी रेंज की 100% कैपेसिटी में अपने आप को मूवमेंट कर पाना मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर पूरी तरीके से अगर आप नहीं कर पाते, कितने जन अपना खुद के हाथों से अपने घुटनों और पैर की उंगलियों को टच कर सकते हैं बगैर घुटना फोल्ड के? प्रैक्टिस करके देखिए, थोड़ा कुछ लोगों को नींद आ रही है, जगह पे सिर्फ एक आधे मिनट के लिए खड़े रहेंगे, सिर्फ जगह पे सब जन।
सब जन को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उससे अपने टोज को टच करना है मेरी तरफ, बगैर घुटनों को फोल्ड किए, बगैर घुटनों को फोल्ड किए। कितने जन कर पाते हैं? अब देखिए बहुत जन ने अपने यहाँ पे टच करके दिखाया। अल्लाह इसी तरह से आप लोगों की नहीं हुआ। एक चीज है, हमारी जो नमाज है, हम सही तरीके से नमाज की अगर अदा करते हैं सही फॉर्म और टेक्निक से, तो हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का इजाफा करने के लिए एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा बॉडी वार्म अप, जो जॉइंट रोटेशंस वगैरह ये करना, और जब आपका पूरा एक्सरसाइज फिनिश होता है फिर आप चाहे वॉकिंग करो या वेट ट्रेनिंग करो, एक्सरसाइज जो भी करते हैं, उसके बाद में बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रहते हैं, शोल्डर स्ट्रेच, बैक स्ट्रेच, इनको आखिर में क्या करते हैं, क्योंकि जब मसल्स गर्म होता है, देखिए आप गोश्त को कच्चा पक्का अगर गला पूरा ढंग से अगर गला नहीं तो हाजमे को भी दिक्कत होती है, चबाने में भी दिक्कत होती है, हाजमे में भी दिक्कत होती है। वैसे ही अगर उसको अच्छी तरह से गलाएंगे, गर्म अच्छा करेंगे, तो वो चबाने में भी आसानी रहती है और हाजमे में भी आसानी। उसी तरह हमारा बॉडी जब पूरा मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाता है, पूरा एक्सरसाइज फिनिश होता है, तब अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं, डायनामिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं उसको, वो अगर तब करते हैं तो हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी का इजाफा होता है। लेकिन ये अगर बॉडी ठंडी है, उठते ही आप अगर कोई स्ट्रेचिंग का काम करने जाओ तो मसल को टेयर होने के चांसेस रहते हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज शुरुआत करने से पहले जो नॉर्मल रोटेशंस जो रहते हैं, रिस्ट रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, नी रोटेशन, हिप रोटेशन, ये करके आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, और बाद में जैसे पूरा एक्सरसाइज फिनिश होता है तब आप डायनामिक स्ट्रेचिंग मतलब पूरा खिंचाव देना वगैरह जो रहता है वो बाद में करना रहता है। तो फिटनेस में जो 5 फैक्टर है डिपेंड करते हैं, उसमें से मैंने 4 अभी तक कवर किए। एक था कार्डियोवैस्कुलर एड्रेस, इसके लिए हार्ट और लंग्स और आपके ब्लड वेसल्स का सही तरह से काम करने का तरीका होना चाहिए। उसमें मिनिमम 3 मिनट तक अगर आप एक्टिविटी नहीं कर पाते तो आप फेल हैं। और उसको इजाफा करने के लिए सिर्फ उसकी एक्सरसाइज करके मतलब नहीं है, उसके साथ साथ कार्डियो न्यूट्रिशंस को भी कंज्यूम करना पड़ेगा, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आते हैं। दूसरा है मस्कुलर एंड्योरेंस, एक ही काम बार बार करने की अपने आप में कैपेसिटी भी बनाए रखना। साइकिलिंग कर रहा है तो साइकिलिंग ही करो बार बार। अगर साइकिलिंग अगर यहाँ से धारवाड़ जाने से पहले अगर आपको क्रैम्प आए तो आपका मस्कुलर एंड्योरेंस को इजाफा करना है धारवाड़ तक जाने के, तो उसको एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेच करना है। और क्यों क्रैम्प आ रहा है तो उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि कभी कभी आपके बदन में इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको हम सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एमआरआई, इनका डेफिशिएंसी जब रहती है तो हमारे बॉडी में इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। मतलब ना चाह के भी बदन में ना क्रैम्प्स आने लगती है। अचानक बैठे बैठे तो भी गोले आ रहे हैं, सोए तो भी गोले आते हैं, कुछ लोगों को देखो नींद में भी गोले आते रहते हैं। तो उनका मस्कुलर एंड्योरेंस कम रहता है, और साथ ही इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे को सबसे बेस्ट तरीके से सब इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं तो नारियल पानी है या नींबू पानी, डिहाइड्रेशन। थर्ड चीज मैंने बताई कि बदन में हड्डियों का और गोश्त का मैक्सिमम लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होने की कैपेसिटी को मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ कहते हैं, जिसको इजाफा करने के लिए आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस, जिसमें कंपाउंड मतलब 2 जॉइंट या 2 जॉइंट से ज्यादा जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट आता है, और उसमें उस चीजों का हेवी से हेवी एक्सरसाइज करके आप आपकी मसल और स्केलेटल की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। मान के चलो कि घर में चोरी करने के चोर घुसा है, आप में बहुत ताकत है, भागने की भी कैपेसिटी इजाफा की है, मारने की भी कैपेसिटी का इजाफा की है। लेकिन एक नौबत है कि इसको पीछे भागते भागते वो बिल्डिंग में से नीचे उतर के गए, आप स्टेयर्स से उतर रहे हैं, वो 4 स्टेयर्स को एक साथ जंप करके उतर रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हैं, आप भी नहीं चल रहे, वो भी नहीं चल रहे। लेकिन आखिर में एक मोड़ आता है जहां पे दीवार है, दीवार पे आप
उसने वो चढ़ गया, फ्लोर चढ़ गया, उसके पीछे आप भी चढ़ने की कोशिश की, आप चढ़ गए, वो चढ़ के कूद गया। कूदने के बाद में आप भी जब कूदे हैं तो आपका पैर में लचकना या मोच आना हुआ है, तो इसके पीछे वजह है कि उसकी रोज की प्रैक्टिस है चोरी करना। हमारी प्रैक्टिस नहीं है चोरी करना या कूदना। इसका मतलब क्या है कि उसके बॉडी को, उसने अपने आप को इस तरह से प्रैक्टिस करते करते ट्रेन हुआ है कि वो लचीला भी बन गया है। हमारे बदन में लचीलापन अगर नहीं है तो आगे चल के हमें बहुत, अगर माइनर पे अगर कोई धक्का लगता है तो फ्रैक्चर्स वगैरह होने के चांसेस या मसल टेयर होने के चांसेस रहता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जो रहता है वो पार्ट ऑफ फिटनेस कहा जाता है। तो ये 5 फैक्टर में से 4 फैक्टर्स बता दिए। 5वां जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो बदन में चर्बी का प्रमाण जो है, परसेंटेज जो है चर्बी का, कम भी नहीं, आइडियल होना, जिसको कहते हैं आइडियल बॉडी कंपोजिशन ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज। आइडियल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज मतलब क्या है, बदन में एक चर्बी का प्रमाण भी जो है, परसेंटेज भी है, वो बताया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि बदन में इतना परसेंट ही चर्बी होना चाहिए एक फिट इंसान के लिए। अगर औरत है तो उसको 20 से 21% बदन का जो वेट है उसमें 20 से 21% उसका चर्बी का वेट है तो वो फिट कहलाती है। और मर्द है तो उसको 15 से 16। अब मर्द के लिए कम और औरत के लिए इतना छूट क्यों है? उसके पीछे वजह है कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कंपेयरली औरतों की अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। अच्छी क्वांटिटी में इसीलिए तो मर्द है। कंपेयरली और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन, जिसको पुरुष हार्मोन भी कहते हैं, मर्दानी हार्मोन भी कहते हैं, वो अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, जिसकी वजह से मर्दों के मसल औरतों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अब घर में अगर दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का पैदा हुए, दोनों को खाना एक ही दे रहे हैं, दोनों को परवरिश भी एक ही जगह हो रही है, एक ही घर में परवरिश हो रही है, खाना भी एक ही जगह। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी, मर्द बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त और बहुत ज्यादा ताकतवर रहेगा कंपेयरली औरत के साथ। उसके पीछे वजह है कि अल्लाह ताला ने औरत को बनाते वक्त उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम डाला है और उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो ज्यादा क्वांटिटी में दिया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा पुरुषों में रहने की वजह से, मर्द में ज्यादा रहने की वजह से मर्द का जो मसल है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से मर्द में फ्लेक्सिबिलिटी भी कम रहती है। लेकिन एक चीज है, मर्द का मेटाबॉलिज्म रेट जो रहता है, मसल्स का बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट जो रहता है वो मर्दों का औरतों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, अच्छा रहता है, जिसकी वजह से औरतों में फैट परसेंटेज बढ़ना बहुत फास्ट होता है। देखा होगा कि घर में औरतें थोड़ा ही खा रही थी, उनका वजन जो है उतर नहीं रहा है, लेकिन मर्द आके या घर के मर्द बच्चे जो है इतना सारा खाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके बदन में जल्दी चर्बी नहीं बढ़ती है। लेकिन औरत जात में बहुत जल्दी चर्बी बढ़ने का मेन वजह जो रहता है, उनके बदन में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा रहता है और टेस्टोस्टेरोन कम रहता है। इसीलिए फिटनेस में आइडियल बॉडी कंपोजिशन ऑफ फैट जो परसेंटेज दिया है वो WHO के हिसाब से 20 से 21% फैट परसेंटेज अगर औरतों में तो फिट है और 15 से 16% अगर मर्दों में तो फिट है। अब मेरे पास एक दो एग्जांपल के तौर पे फैट परसेंटेज चेक किया और रिपोर्ट है। फैट परसेंटेज पे ही बहुत सारी चीजें इसमें आती है। मैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सबको कुछ पासेस देके जाऊंगा जाते वक्त कि आपको आपके बदन में चर्बी का परसेंटेज कितना है वो चेक करना है, हड्डी का क्वालिटी कैसे है वो चेक करना है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट क्या है वो चेक करना है, और साथ ही साथ मैंने जो टेस्ट कहा अभी वो 4 फिटनेस टेस्ट अगर आप लोगों को चेक करना है हम कितने फिट हैं तो उसका हम चार्ज करते हैं 1000 से 1200 रुपए, और सिर्फ इस रिपोर्ट का 300 रुपए चार्ज करते हैं। तकरीबन हम 1200 रुपए पूरा रिपोर्ट और आपका फिटनेस टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट लेने का चार्ज करते हैं। वो सब लोगों को फ्री देके जा रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों में पास देता हूँ, लेकिन जो 5वां फैक्टर मैंने जो बताया कि आइडियल कंपोजिशन ऑफ बॉडी फैट परसेंटेज, एक आदर्श प्रमाण मतलब एक परफेक्ट परसेंटेज हमारे बदन में चर्बी का प्रमाण परसेंटेज लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे पास अहमद साहब इनकी फिटनेस का असेसमेंट रिपोर्ट है। ये असेसमेंट रिपोर्ट है, फिटनेस टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ असेसमेंट मतलब फैट परसेंटेज कितना है,
इसका रिपोर्ट लिया था। फिटनेस टेस्ट के लिए हमारे पास अलग अलग मशीन्स पे एक्सरसाइज करवा के वो टेस्ट देते हैं। मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग आपके लिए सिर्फ एक असेसमेंट रिपोर्ट जो परसेंटेज ऑफ फैट अहमद साहब इनकी जो आई है कि मैंने जैसे कहा कि 15% अगर फैट है बदन में तो वो 15 से 16 तो परफेक्ट फिट कहा जाता है। 15 से 20% अगर फैट है आदमी का तो वो गुड रेंज में माना जाता है, गुड रेंज में, अच्छी रेंज में। 20 से 25 की अगर फैट परसेंटेज की रेंज है तो वो टॉलरेबल रेंज है, मतलब वो कंट्रोल कर सकता है इस रेंज में। 25 से 30 की अगर फैट परसेंटेज है, 25 से 30 की अगर फैट परसेंटेज है तो उसको ध्यान देने की जरूरत है, इसको कहते हैं नीड टू बी प्रिकॉशन। 30 से 35 है तो रिस्क जोन में आ गया है। जी कुछ कहना था आपको? 30 से 35 की अगर रेंज में है तो डेंजर जोन में आ गया है। 35 एंड अबव बहुत ही हाई रिस्क रहता है, 35 एंड अबव मर्दों के लिए। अब मेरे पास अहमद साहब की जो रिपोर्ट है इसमें फुल बॉडी का जो असेसमेंट जब निकलता है रिपोर्ट में 65% अगर मार्क्स आते हैं 100 से 65 तो फिट कर जाता है असेसमेंट में। साहब की जो आई है 73 मार्क्स आए। माशाल्लाह अल्लाह ताला इनके फिटनेस में इसी तरह इजाफा करे। अब इनका परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट जो है वो 15 से 20 मैंने जैसे कहा था, इनका 21 से 21.6 है, 21.6 है, मतलब नीड टू बी प्रिकॉशन नहीं, टॉलरेबल रेंज में है, गुड रेंज से हल्के से बाहर आ गए। 20% अगर रहता था तो गुड रेंज में, 21.6 है जो हल्के से बाहर आए और टॉलरेबल रेंज, मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं। यही अब्दुल साहब की रिपोर्ट कार्ड है मेरे पास, हंस रहे हो। मैंने इसे कहा 65% अगर पॉइंट्स आते हैं तो पास है। अहमद साहब उनके 73 पॉइंट्स आए थे और अब्दुल साहब के 58 पॉइंट्स आए, तब 7 पॉइंट से फेल है। परसेंटेज बॉडी फैट जो मैंने कहा था कि 15 से 20 गुड रेंज, 20 से 25 नीड टू बी प्रिकॉशन, 25 से 30 रिस्क जोन, 30 से 35 हाई रिस्क, 35 एंड अबव वेरी डेंजरस। 39.3 है, थोड़ा सा फिकर करना है। ये परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट और रिपोर्ट्स में इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बीएमआर रेट क्या होना चाहिए, मसल कंट्रोल कितना करना है, फैट कितना कंट्रोल करना है, प्लस करना है या माइनस करना है, वेट, मसल्स, एक पूरा रिपोर्ट है। इंडिविजुअल जितने लोग आएंगे उनको वहां पे हमारे पास ट्रेनर्स हैं जो आपके असेसमेंट्स वगैरह लेके आपको फिटनेस टेस्ट लेके आपको बताएंगे कि आपका क्या करना है क्या नहीं। इसका हम चार्ज करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको सबको मैं 3 दिन का ट्रायल पास, एक्सरसाइज करने का ट्रायल पास देते हैं, जिसमें हम ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाते हैं और चौथे दिन आप लोगों की फिटनेस टेस्ट देते हैं। तो मैं सबको पास लेके जाऊंगा। लेकिन अभी 5वां जो फैक्टर है परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, बदन में एक आइडियल रहना, आइडियल फैट परसेंटेज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके पर हम डिस्कस करेंगे। आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज अगर हासिल करना है, चर्बी का एक परफेक्ट परसेंटेज अगर बदन में लाना है तो 3 चीजें करनी पड़ती है। एक है ट्राइपॉड कहते हैं इसको। फिटनेस में 3 चीजों को अगर आप ध्यान दो तो आप परफेक्टली फिट हो सकते हैं। वो क्या है 3 चीजें? परसेंट बॉडी का फैट परसेंटेज
हेलो, बॉडी का फैट परसेंटेज अगर आइडियल लाना है तो 3 चीजें जो करनी पड़ेगी, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकेंड है प्रोग्रेसिव ओवरलोड इन वेट ट्रेनिंग। अभी वेट ट्रेनिंग मतलब क्या है कि वजन उठाना, रखना, पुश करना या खींचना, लेके उठक बैठक करना, इसको वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। उसमें प्रोग्रेशन चाहिए और रेस्ट एंड रिकवरी। तो मैं ये तीनों पॉइंट शॉर्ट में समझाता हूँ। डाइट एंड न्यूट्रिशन मतलब क्या कि बदन में चर्बी, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि तेल वाली चीजें खाने से या ऑयली चीजें खाने से फैट बढ़ता है। आप में से कितने लोग इस चीज से एग्री करते हैं कि तेल वाली चीजें खाने से फैट बढ़ता है? और कौन? अब आप मुझे बताइए कि सब लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे नॉनवेज तो खाते हैं, सब खाते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए कि नॉनवेज में बकरा या बीफ का मांस है या मछली भी ले, उसके बदन में चर्बी कहां से आई? उसने तो कहीं समोसा या कचौरी या मिर्ची भजी या गिरबिट नहीं खाया ना, सही है। तो फिर उसके बदन में चर्बी कहां से आई? जो लॉजिक हम कहते हैं कि तली हुई चीजें या तेल वाली चीजें खाने से ही फैट बढ़ता है जी, खुद का खुद बनती है। वही क्या खाने से बनती है साहब? डाइट में एक फैट का कंपोनेंट उसमें रहता है ऑलरेडी। जी जी हाँ। अब कुछ डाइट तो ऐसा है जिसमें फैट ही खिलाया जाता है, जैसे आप सुनते हो केटो डाइट। केटो डाइट खिला के भी, तेल और चुनचुने खिला के भी उस बंदे का चुनचुने, सुने में क्या लिटरली कुछ डाइट में आप, मैंने लोगों को चुनचुने तक खिलाए हैं और 25 से 26 किलो वजन कम करा है। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ओमेगा 3 फिश ऑयल्स। आप मानेंगे नहीं कि वेट लॉस करने के लिए जब कोई क्लाइंट आता है तो हम असेसमेंट लेने का देखते हैं कि आधा किलो दिन में बीफ या चिकन या फिश खिला के भी हमने वेट लॉस करा है। एक चीज है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, उसके हिसाब से आप कैलोरीज उतने खा रहे हैं क्या। और हमारा प्रैक्टिस जो रहता है, हम जो हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज में, कि हम लोगों को पहले मेटाबॉलिज्म रेट भी, जो कैलोरीज हम खा रहे हैं उसके हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म रेट क्या है वो चेक करते हैं। उसमें कुछ चीजों की तब्दीली करते हैं, जैसे कि बहुत फास्ट हमारी बॉडी जो फैट बनाती है वो है ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट बहुत जल्दी ग्लूकोज बनता है। जो चीज बहुत जल्दी बन के रेडी होती है वो चीज सबसे जल्दी फैट बनाती है बदन में। 3 चीजों से बदन में कैलोरीज मिलती है। फिर वो कोई भी चीज अगर एक्सेस हो जाती है तो भी फैट बनेगा। ये जरूरी कि वो ऑयली चीज खाने से ही बदन में फैट बढ़ेगा। फैट बहुत जल्दी बनता है आपके बॉडी में अगर बहुत जल्दी, अगर आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं, जैसे रोटी है, चावल है, चपाती है, शुगर है, मिठाई वगैरह है, ये चीजें बहुत जल्दी आपके बदन में कैलोरीज की पैदावार करती है। और वो अगर इस्तेमाल में नहीं आती है, जितना जल्दी आए उतनी जल्दी अगर इस्तेमाल में नहीं आती है, खत्म नहीं होती है, तो वो बचा कैलोरीज जो है वो बदन में फैट में कन्वर्ट होने लगता है। सही बोलो? फिर वो आपके बॉडी में आने वाली कैलोरीज प्रोटीन से हो या फैट से हो या कार्बोहाइड्रेट से, जो भी बचती है कैलोरीज वो फैट में कन्वर्ट होती है। ये तो एग्री करते हैं इस बात को कि हमने बैंक में डाला 10,000 और खर्चा किया 8,000, 2,000 बचे, फिर दूसरे दिन 10,000 डाला, खर्चा किया 8,000, 4,000 बचे। ऐसे करते करते आपका इजाफा होते जाता है। जैसा बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे कैलोरीज का अगर बैलेंस बढ़ता जाएगा, दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू द फैट। एक सिंपल गणित है ये। लेकिन एक चीज याद रखो कि जितना जल्दी तेल खाने से फैट नहीं बनता है, उतना जल्दी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से फैट बनता है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल, पॉलिश किया हुआ चावल, व्हाइट राइस, चपाती है, गेहूं की या ज्वारी की रोटी, ये जितना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है उतना जल्दी वो ग्लूकोज बना लेता है। और ग्लूकोज अगर पूरी तरह से अगर इस्तेमाल में नहीं होती है, बची हुई ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट होती है। और ऑयल का अगर देखो तो ऑयल से बहुत जल्दी फैट बना नहीं पाती है, ऑयल से बहुत जल्दी कैलोरीज ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। एम आई राइट सर?
और इससे कैलोरीज जो बनानी है बदन में वो उतने जल्दी बन नहीं पाती जितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट से बनती है। मतलब तेल, जब हम जैतून का तेल पीते हैं, गुड फैट्स जिसको कहते हैं, घी वगैरह भी हम खिलाते हैं डाइट में, तेल भी खिलाते हैं, तो जितना फैट से एनर्जी बनती है फास्ट, उतना उससे कई गुना फास्ट कार्बोहाइड्रेट से बनती है। तो हमारे बदन को क्या चाहिए वो पहले समझ लीजिए कि अभी तक हमने यही गलतफहमी में रहते हैं कि घी बदन के लिए अच्छा नहीं है, तेल वाली चीजें, तेल में जैतून का तेल लोग लिटरली हम लोगों को पिलाते हैं, चम्मच से पियो बोलते हैं डाइट में। नहीं सर, कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वेट लॉस में दिक्कत आएगी। हमने लोगों को तेल पिला के बदन का चर्बी निकाला। केटो डाइट में आप जानते हैं कि ऑलिव ऑयल और फिश ऑयल्स, गुड फैट्स हमारे खिला के बॉडी में से फैट निकाला जाता है। तंदूरी आप बना लो, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि घी या जैतून का तेल डाल के खा लो और सैलड्स खा लो, फिर भी फैट लॉस होता है। क्योंकि आपके बदन को जो चीज जरूरी है वो है प्रोटीन। हमारे को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बदन में एक बिल्डिंग बनाने की, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, इस बिल्डिंग में स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टील है, रॉड का काम हो रहा है, स्टोन्स है, सैंड है, सीमेंट है, ये सारे कंपोनेंट्स मिला के एक कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। अब मुझे बताइए इसमें सबसे मेन, ये जितने भी कंपोनेंट्स, इसमें सबसे मेन किस चीज का काम, मेन रोल किसका है? सीमेंट, स्टील। अब मुझे बताइए कि स्टील नहीं है तो दूसरी चीजों से उसका काम हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन इन सबको बांध के रखने का काम कौन करता है? सीमेंट, एग्री। उसी तरह हमारे बदन में स्किन है और सॉफ्ट मसल और हार्ड मसल। सॉफ्ट मसल मतलब आपके कार्डियक मसल्स वगैरह जो है या ऑर्गन्स वगैरह, इनको सॉफ्ट मसल कहा जाता है। और हार्ड मसल मतलब आपके हड्डी के ऊपर का और चमड़ी के नीचे का जो मसल है, रेड मीट, इसको कहते हैं हार्ड मसल। ये हार्ड मसल और सॉफ्ट मसल मिला के हमारा बदन जो है मोर देन 70% मेड फ्रॉम द सॉफ्ट एंड हार्ड मसल। इसको मसल्स को जो चाहिए अमाइनो एसिड्स की जरूरत रहती है। डॉक्टर साहब सही बोल रहा हूं? अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं प्रोटीन से, डिफरेंट सोर्स है प्रोटीन के। और प्रोटीन जिसको नहीं मिलता है उसका मसल लॉस बहुत जल्दी होने लगता है, मेटाबॉलिज्म रेट ड्रॉप होने लगता है। मेटाबॉलिज्म रेट जब ड्रॉप होने लगता है तो बदन में जो भी खाते हैं वो अगर पूरी तरह से अगर बर्न नहीं हो पाएगा तो फैट में जाएगा। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा खाना खिला के, आप 3 बार खा रहे हैं, आप 6 बार खिलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, एक साथ बहुत ज्यादा खाते हैं। रात का खाना फकीर की तरह खाओ। हम मैक्सिमम लोगों ने वो तरीका ही छोड़ दिया है कि सुबह का नाश्ता जो है वो अच्छा हेल्दी होना चाहिए, दोपहर का खाना थोड़ा सा कम, और रात का फकीर की तरह एकदम ना के बराबर, मिला नहीं बोलते ना, इस तरह से होना चाहिए। तो हमारे खाने में से हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है प्रोटीन की। मीट है, बीफ है, चिकन है, फिश है, पनीर है। अब वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ग्राम। आपका बॉडी का जो वजन है ना, उस वजन के 1 ग्राम पर केजी ऑफ, जितना केजी का बॉडी है उसके हर केजी के पीछे 1 ग्राम तो प्रोटीन मिलना चाहिए। उसका गणित है 0.8 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम, एवरेज निकलता है 1 ग्राम। ये नॉर्मल इंसानों के लिए 1 ग्राम तो प्रोटीन, मान के चलो 70 किलो का आदमी तो 70 ग्राम तो प्रोटीन मिलना चाहिए। 70 ग्राम प्रोटीन मिलने के 70 ग्राम गोश्त खा के नहीं चलता है। 100 ग्राम अगर चिकन या फिश खाते हैं तो 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है, कोई मुश्किल से। तो वजन के हिसाब से 1 ग्राम तो प्रोटीन मिलना चाहिए हर किलो के पीछे। ये हुआ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम। ये डाइट एंड न्यूट्रिशन में अगर आप देखो तो मैक्सिमम लोग जो मेरे यहाँ पे मोटे हुए होने की शिकायत ले जाते हैं ना, उनका हम सबसे पहले चेक करते हैं लीन मसल एवोल्यूशन। मसल्स मास जो रहता है बॉडी में, उसका एवोल्यूशन मतलब बॉडी में परसेंटेज ऑफ मसल कितना है, कि उसका लोअर मैंडिबल, कमर के नीचे का हिस्सा और कमर के ऊपर के हिस्से का एक प्रोपोर्शन बताया गया। वो प्रोपोर्शन का भी रिपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम लोगों का देखा है कि कमर के नीचे का जो मसल है वो कमजोर हुआ है, अंडर मसल्स है, अंडर वेट है। तो हम उन लोगों को वेट पहले बढ़ाते हैं। वेट कम करने के लिए आए आप, तो हम उन लोगों को पहले वजन बढ़ाते हैं। 1 किलो वजन मसल का अगर बढ़ता है तो वो फ्यूचर में 2 से 3 किलो चर्बी का वजन घटाने में हेल्प करता है। क्योंकि मसल मेटाबॉलिक एक्टिव टिश्यू है, जब मसल मास बढ़ता है 1 किलो तो 2 से 3 किलो चर्बी घटाने में कम से कम मदद करता है। और मैक्सिमम लोगों का जो देखा गया है
कि लोअर बॉडी का लीव मसल एवोल्यूशन गड़बड़ाया रहता है, अपर बॉडी का मसल्स ओके रहता है। हम कोई भी चीज उठाते तो मैक्सिमम जिम में आने वाले भी बच्चे जो जिम में नहीं आते उनका भी रिपोर्ट बताता हूँ और जिम में आने वाले बच्चों का भी रिपोर्ट बताता हूँ, उनका गड़बड़ाया रहता है क्योंकि वो मैक्सिमम अपर बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज ही नहीं करते। आज चलना कम हुआ है, उठक बैठक करना कम हुआ है, हर चीज के लिए मशीन आई है, गाड़ियां हैं, तो पैरों की जो ताकत होनी चाहिए, कमर के नीचे के हिस्से की ताकत। अब देखो कुश्ती के अखाड़ों में उठक बैठक भी एक ही दिन कराते हैं और जोर भी एक ही दिन लगवाते हैं, पुशअप्स जो रहते हैं जोर देते हैं, तो उन लोगों का जो प्रोपोर्शन रहता है ना वो बहुत अच्छा है। लेकिन जिम में मैक्सिमम बच्चे आते हैं बाइसेप्स, शोल्डर, चेस्ट ये दिखाएगा, वो बहुत मुश्किल से बैक और लेग्स मसल के दिन गायब हो जाते हैं, लेग्स एक्सरसाइज करने के लिए गायब हो जाते हैं। जो लोग जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं जाते उनका भी गड़बड़ाया हुआ रहता है। तो मसल मास डेवलप करना बहुत जरूरी रहता है। जब तक मसल मास स्ट्रांग नहीं रहता है तब तक आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी स्ट्रांग रहता है। मेटाबॉलिज्म रेट मतलब क्या है, आपने जो खाया है उसके हिसाब से आपकी बॉडी कितना कैलोरीज बर्न कर पा रही है। रेस्टिंग टाइम का आपका कैलोरीज बर्निंग रेट को बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। रेस्ट करें, अभी सब लोग बैठे हैं तो सब लोगों का एक मेटाबॉलिज्म रेट रहता है, मतलब कैलोरीज बर्न करने का रेट। अगर आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में प्रोटीन की लेवल अगर बदन में अच्छी है तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति, बीमारी से लड़ने की ताकत भी अच्छी रहती है। इसलिए गोश्त, अंडा, चिकन, मच्छी, मटन खाते हैं तो कितना ग्राम मेरे को प्रोटीन मिल रहा है इसका आज से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक अंडा खाते हैं तो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक गिलास दूध पी रहे हैं तो 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 250 ml का। अब 100 ग्राम बीफ खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं तो 25 से 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो आज से ना उसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो तो मेरे को कम से कम 1 ग्राम पर केजी के पीछे, मैं 70 किलो का तो 70 ग्राम मेरे को प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, 80 किलो का तो 80 किलो का 80 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है कि नहीं, इसका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो। सेकंड है प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वेट ट्रेनिंग। जब तक मसल स्ट्रांग नहीं होगा तब तक मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा नहीं, और मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा तो कैलोरीज की डेफिशिएंसी होने लग के फैट लॉस होना शुरू होता है। अब मसल बढ़ेगा कैसे? रनिंग करने से बढ़ेगा क्या? साइकिलिंग करने से बढ़ेगा क्या? योगा करने से बढ़ेगा क्या? क्या सिर्फ प्रोटीन खाने से बढ़ेगा? नहीं, प्रोटीन के साथ साथ जब तक आप गोश्त को तकलीफ नहीं देते हो, तकलीफ मतलब क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये 4 लोग हैं, ये डी कुछ नहीं करता है, ये आ जाता है एक्सरसाइज करते, तो आगे सो जाता। देखो पुनीत राजकुमार को एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आया। ये इंसान, ये जो लोग हैं ना, ये डिमोटिवेट करने के लोग, ये कुछ करने नहीं देंगे। ऐसे लोग बहुत है कि मतलब अच्छा एक्सरसाइज कहाँ छोड़े बात में कि नहीं। हमारा दोस्त लगता देखो जी मिस्टर उलियन था, अभी एक्सरसाइज छोड़ को नहीं तबला पेट लेकर बैठे, छोड़े तो बहुत जल्दी फैट बढ़ता। वो ये नहीं देखते कि वो मिस्टर जो दोस्त था XYZ पहले मिस्टर हुगली या मिस्टर कर्नाटक का था, लेकिन बाद में जैसे छोड़ दिया ड्रिंक वगैरह भी करने बैठा, बियर चटनी वगैरह खाने लगे, एक्सरसाइज छोड़ दिया, खाने में तौर तरीका नहीं, डाइट एंड न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं कर रहा, उसके वजह से उसका वेट बढ़ा ही नहीं बोलते। लेकिन जो जा रहा है उसको बोलेगी एक्सरसाइज मत करो, जिम जाने से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये सब गलत बात है, वो डिमोटिवेट करते हैं। इनके बारे में बात ही नहीं। सी वाले लोग क्या है, एक्सरसाइज करने के लिए वेट लॉस करना है ना, चर्बी पेट कम करना है। आपको अगर कोई बोलता है कि पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करो पेट कम होगा, ये एब्स का एक्सरसाइज करो पेट, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि चर्बी ऐसी है कि बदन में की पूरी चर्बी जब तक खत्म नहीं होती तब तक पेट की चर्बी नहीं होती। पूरे बदन की चर्बी खत्म करने के लिए पूरे बदन की गोश्त को जो है ना मजबूत करना पड़ता है। और क्या खा रहे, रात का खाना मैंने जैसा बताया कि नहीं, सुबह का खाना ब्रेकफास्ट जो रहता है ना, ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता बोलते हैं इसको, ब्रेकफास्ट, लंच, ये डिनर मतलब रात का खाना, ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। डिनर में हम सब साथ साथ हैं, डिनर ब्रेकफास्ट के नहीं मतलब दिखता भी नहीं, क्या रे नाश्ता कर को जा तो नहीं, मैं टाइम हुआ ऑफिस जाने का है, देखो और क्या है
नाश्ता किए कि नहीं, बॉडी ऐसी बनती है क्योंकि रात में कैलोरीज की जरूरत नहीं रहती, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम जाके सोते हैं तो बची हुई कैलोरीज ही चर्बी में जाती है। इसलिए रात का जो डिनर है ना फकीर की तरह करना है, ऐसा है। अब फिटनेस इंडस्ट्री में अच्छी सेहत, अच्छी बॉडी मतलब वी शेप सुना होगा आपने, शोल्डर ब्रॉड, पेट, कमर छोटी। याद रखिए ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करते हो, सुबह का नाश्ता अगर स्किप करते हैं ना, तो आपके बदन में जो एनाबॉलिज्म करना था, मतलब इजाफा जिस चीज का करना था, मैंने कहा था कि 1 किलो अगर गोश्त बढ़ेगा बदन में तो 3 से 4 किलो चर्बी घटाने में मदद करता है। अगर आप ब्रेकफास्ट अगर स्किप करते हो तो आपका मसल लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड मसल कैटाबॉलिज्म। मसल कैटाबॉलिज्म मतलब गोश्त खत्म होते जाना, सही बोल रहा हूं? और एनाबॉलिज्म मतलब मसल्स को बढ़ाना। अब मसल एनाबॉलिज्म करना है हमें, लेकिन हम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे बदन को जो मिलने वाली जो अमीनो एसिड की जरूरत रहती है उस टाइम की, सुबह में सबसे हाई मेटाबॉलिक रेट रहता है, और सुबह में अच्छा हेल्दी खाना अगर नहीं खाते हैं तो बदन हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए गोश्त में से अमीनो एसिड निकाल, हमारे गोश्त में से निकाल देगा, सही बोलो? तो अगर बदन में से अगर न्यूट्रिएंट्स हमारे एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारा गोश्त कमजोर पड़ेगा बदन। अगर नाश्ता करके, अब नाश्ते में क्या होना चाहिए? चपाती खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट सुबह तक खाइए, दोपहर तक खाइए, रात में कार्बोहाइड्रेट कुछ भी मत लो। रात का खाना एकदम फकीर के जैसा है, मतलब एक हाथ दूसरा उबाला हुआ अंडे का ये लो, आधा खा लो, और व्हाइट इसके साथ में थोड़ा सा सैलेड। सुबह में खाना है तो बासी चावल भी आप खा सकते हैं, इडली भी खा सकते हैं, बासी चावल को पका के वगैरह जो खाते हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह का ब्रेकफास्ट में हेल्दी रखो। रात का डिनर फकीर की तरह, सुबह का कहते हैं ना, सुबह का नाश्ता एक राजा महाराजा जैसा होना चाहिए, दोपहर का खाना एक सिपाही के जैसा, और रात का खाना फकीर की जैसा। उल्टा है ना हमारा, हम साथ है, सब एक साथ बैठ के डिनर पे बैठते हैं, रात में बिरयानी। ये कितने जन ये फॉर्मूला करते हैं, कितने जन ये फॉर्मूला, अब मुझे बताइए ये तरीके से कितने जन यहाँ पे चलते हैं? ये तरीके से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, रात का खाना एकदम ना के बराबर, ना के बराबर, मतलब और आप सब लोग एक बात बताइए, मुझे खुश करने के लिए नहीं, लेकिन जूनियरली बताइए कि आज का माहौल जो बना है ये इसी तरह है ना? उसको मैगी खाए है, नहीं मैगी खाए या कुछ तो, या ब्रेकफास्ट किए कि चाय पी के ना फट करके निकल गया, यही हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है। दुनिया की चीजों में इतना मशगूल हो गया है कि हमारी सेहत को भी, जिस चीज के लिए हम बाहर निकल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे अच्छी लाइफस्टाइल बनाने के लिए, उस चक्कर में हम हमारी लाइफस्टाइल को दूर करके हमारी दुनिया की चीजों में इतने मशगूल है कि हमने ब्रेकफास्ट तक मिस करते हैं। अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, नहीं तो मसल लॉस और एक याद रखिए, 2 खानों के बीच में 2 जो मील रहते हैं ना, बड़े बड़े मील लेने की जगह छोटा छोटा खाना खाइए, 3 से 6 बार खाइए। जितना डाइजेस्टिव सिस्टम को काम दोगे उतना वो भी हेल्प करेगा आपकी कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इजीली डाइजेस्ट होने वाली चीजें खाइए मत, जैसे मैगी है, व्हाइट चावल है, सफेद चावल है, बेकरी आइटम, मैदा, बिस्किट, टोस्ट, खारी, इन चीजों को जितना हो सके आप दूर रहिए, खास करके बेकरी आइटम से दूर रहिए, क्योंकि उसमें अनवांटेड इतने चीजें हैं जो हमें जरूरत नहीं है। आप बेकरी आइटम में भी आप देखिए ईस्ट वगैरह यूज होता है, एक्स्ट्रा सोडियम लेवल। आप बाहर जो भी पैक्ड फूड खाते हैं, लेज या नमकीन वगैरह बच्चों को देते हैं, साथ ही साथ आप देखो चाइनीज वगैरह फूड है, जैसे मंचूरियन, चिली या नूडल्स वगैरह, आज के तारीख में अजीनोमोटो, उसको MSG बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामाइन, अजीनोमोटो, वो कंपनी का नाम है अजीनोमोटो, बट वो कंटेंट जो है मोनोसोडियम ग्लूटामाइन। जब आपके बदन में एक्स्ट्रा क्वांटिटी में सोडियम बनने लगता है तो आपकी किडनी पे लोड आता है। चीजों को और टेस्टी बनाने के लिए उसमें यूज किया जाता है। तो मैं जाने से पहले एक नॉर्मल एक टेंटेटिव डाइट कैसा होना चाहिए वो भी बता के जाऊंगा। तीसरी चीज है फिटनेस में फैट परसेंटेज अचीव करने के लिए, सॉरी प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग में
एक्सरसाइज इस तरीके से करो, ये ए बी सी डी में डी वाला मोटिवेट करता है, सी वाला सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज करता है, रनिंग या साइकिलिंग इतना ही करेगा। उसको क्या लगता है कि सिर्फ पसीना आने से फैट लॉस होता है, पसीना आने से फैट लॉस होता है। पसीना आने से कभी फैट लॉस होता है क्या? पसीना आने से बॉडी डिहाइड्रेट होती है, क्या फैट लॉस होता है? कितने जन मानते हैं? डिहाइड्रेशन मतलब बदन में से हमारे पानी बाहर निकलना, मतलब चर्बी निकलती नहीं है। चर्बी को निकालने के लिए आपके बदन का मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म रेट आपकी फिजिकल एक्टिविटी, हमारा काम काज करने का तरीका और हमारा कोश कितना मजबूत है उसके ऊपर आपका मेटाबॉलिज्म रेट डिपेंड करता है। अब बी वाला इंसान जो है वो वेट, मैं बोल रहा हूँ कि वेट ट्रेनिंग करने से मसल बढ़ेगा। अब वो क्या करेगा कि वेट ट्रेनिंग करो बोला आसिफ साहब ने, तो मैं रोज आके 5 किलो का वजन उठाऊंगा, 5 5 5 5 5 5 5। फिर भी इसको एक लेवल के बाद में रिजल्ट दिखना नहीं, बंद हो जाएगा। मैं कह रहा हूं इस तरीके से अगर एक्सरसाइज करेगा, ए वाला जो है ए वाला 4 से स्टार्ट किया, 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8, दिन ब दिन थोड़ा कैपेसिटी के हिसाब से वो बढ़ा रहा है, वजन उठाने की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। तो होता क्या है कि मैंने जैसे कहा कि 1 किलो अगर गोश्त बदन का लीन मसल मास, फैट फ्री मसल अगर बढ़ेगा तो 2 से 3 किलो 4 किलो तक भी चर्बी घटाने में मदद करता है, मतलब मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाएगा। तो इसका मसल बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये दिन ब दिन अपने उठाने की कैपेसिटी, वजन उठाने या ढकेलने की कैपेसिटी में इजाफा करता है। तो एक चीज देखी जाती है कि मसल जो इसका है और इसका है, ये इतना ही है और इसका भी इतना ही है, लेकिन इतना ही है, इतना ही। जिस वक्त में ये 5.5 किलो उठाता है ना, तो ये मसल के धागे जो रहते हैं ना, मसल ऐसा रहता है, ये एक मसल का ग्रुप रहता है। गोश्त उबालने के बाद कुछ दली या जो पीस रहता है ना, वो ओपन करने के बाद उसमें धागे जैसे निकलते हैं ना, वो मसल के फाइबर्स रहते हैं। मसल फाइबर्स को जब एक रस्सी को एक कुएं में से पानी निकालने की कोशिश करो, तो एक बकेट अगर उसकी कैपेसिटी वेट उठाने की, उसको अगर मैं 2 बकेट लगाऊंगा तो क्या होगा? रस्सी के धागे टूटने लगेंगे, फाइबर्स एक साथ टूटते नहीं, पहले थोड़ा करके धागे फटने लगते, फिर अचानक से टूट जाते हैं। वैसे ही जब हम हमारी कैपेसिटी से हल्का सा ज्यादा, प्रोग्रेसिव बोल रहा हूँ, ड्रास्टिक नहीं, ड्रास्टिक मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उठा लिया, बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। इसकी कैपेसिटी 5 की थी दोनों की, लेकिन इसकी शुरुआत की 4 से, 4.5 से, फिर 5 से। जिस दिन वो 5 की इसकी कैपेसिटी थी, 5 से जिस दिन उसने 5.5 कर दिया ना, तो उसके धागे फट गए, मसल फाइबर्स फटते। उस कंडीशन को कहते हैं मसल माइक्रोडोमा। इस कंडीशन को कहते हैं मसल माइक्रोडोमा। मसल माइक्रोडोमा कहते हैं। मसल माइक्रोडोमा मतलब क्या? गोश्त जो है उसकी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिए, काम कर लिया, तो धागे पड़ गए। अब ये जब होता है ना, तो उसकी बॉडी, आप बैठेंगे और सोएंगे तो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने लगेगी, क्योंकि उस धागों को, उस फटे हुए एरिया को रिपेयर करने का काम भी हमारे बदन का ही है। वो रिपेयर करने की कैपेसिटी, इसकी एक्स्ट्रा काम लग गया है ए वाले को, बी वाले को नहीं लगेगा, क्योंकि बी वाला ने कुछ तकलीफ नहीं दिया, उसको वैसे चल रहा है। जब ए वाला ये काम कराता है तो उसका धागा जो है वो फटा हुआ, उसको रिपेयर करने के लिए, देखो आपको जब खरोच जाती थी बचपन में या स्क्रैच होता था कहीं पे, तो एक 3-4 दिन के बाद उसके ऊपर एक खपली आती है, और अगर आप महसूस करो तो खपली जाने के बाद में उस पर्टिकुलर स्किन का जो हिस्सा है कंपेयरली अदर स्किन पार्ट से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ रहता है, एक्स्ट्रा लेयर स्ट्रॉन्ग हुई रहती है, थिक हुई रहती है, उसको कहते हैं मसल हाइपरट्रॉफी। अब ये जब धागा डैमेज होता है ना, इसको रिपेयर होते हुए वो अपने आप को इस तरह से रिपेयर कर लेता है कि अगली बार अगर इतना, अगर मेरे को चैलेंज लगा 5.5 किलो का, तो मैं अपने आप को उसके काबिल बना दूं, बदन अपने आप को उसके काबिल बनाता है। उस कंडीशन को कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मसल हाइपरट्रॉफी। ये जिस दिन होता है ना, तो उसका
काम करने की कैपेसिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है वजन उठाने की। और ये जब बढ़ती है तो मान के चलो कि 100 सीसी का इंजन था, उसको मैंने अगर 110 सीसी का कर लिया तो पेट्रोल ज्यादा पीना है मेरी गाड़ी। अब मेरा 5.5 किलो उठाने का कैपेसिटी होगा। अब 5.5 किलो जब उठाने की कैपेसिटी, उसने क्या किया, अपने आप को अगली बार और चैलेंज है 6, फिर वापिस से वही कंडीशन, मसल माइक्रोडोमा आगे बढ़ गए। और अगर उसने अच्छी रेस्ट दी, रेस्ट और रिकवरी, अच्छी नींद तो लगेगी, और उसके साथ में अगर अच्छा प्रोटीन, कितना 1 ग्राम प्रोटीन हर केजी के पीछे अगर मिल रहा है, तो उसका वापस से रिकवरी होगा, तो हाइपरट्रॉफी होगी, मतलब मसल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 100 सीसी का 110 था, 110 सीसी का भी 120 सीसी इंजन हो गया, 120 का ऐसा करते करते अगर 150 सीसी हो गया, तो 100 सीसी के इंजन के मुकाबले 150 सीसी का जो इंजन हो ज्यादा पेट्रोल पिएगा। जब आपका मसल मास, क्वालिटी मसल मास डेवलप होते जाता है, लीन मसल मास, तो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम होना स्टार्ट होता है। ऐसे करके आप आपके बदन में परफेक्ट फिटनेस पा सकते हैं। मेरे पास मेरे ही जिम का एक ट्रेनर है उमर, जिसका मैंने कहा कि 15% अगर फैट है बदन में तो वो आइडियल बॉडी फैट परसेंटेज कहा जाता है। 15 से 20 गुड रेंज लेती है, गुड 20 से 25 टॉलरेबल रेंज लेती है।